वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। तो हमने फ़िल्टर को स्टार्ट किया था, हम 3 फ़िल्टर लगातार पढ़ चुके हैं और आज हम पाई फ़िल्टर को पढ़ेंगे। पाई फ़िल्टर, जो पाई अनुभाग फ़िल्टर है वो किस तरीके से हमारे पास है, सारी वर्किंग पढ़ेंगे, इसकी जो स्ट्रक्चर है और मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ेंगे। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट के अंदर आप इसको लाइक ज़रूर दबाइएगा। ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिपल फैक्टर क्या कैलकुलेट करना है, रिपल फैक्टर को हमें कैलकुलेट करना है, हमें रिपल फैक्टर को निकालना है। हमारा टारगेट क्या है, हमने फ़िल्टर के अंदर, देखिए बेसिक बात, हम फिल्टर के अंदर क्या करना चाहते हैं, रिपल फैक्टर को मिनिमम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, रिपल फैक्टर को मिनिमम। तो उसी कंडीशन से हमने 3 तरीके के फिल्टर पढ़े। आज हम 4th फिल्टर पढ़ने वाले हैं, पाई फिल्टर, जिसके अंदर हमारे पास 2 कैपेसिटर लगे होंगे। सारी डिटेल बताएंगे, कोयल लगी है। ओके, तो हाँ भाई देखिए, पाई सेक्शन फिल्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पर 3 स्टेप के अंदर कार्रवाई करेंगे। पहला हम देखेंगे इसकी जो बनावट क्या है, इसकी जो बनावट स्ट्रक्चर क्या है। स्टेप सेकंड के अंदर हम बात करेंगे क्रिया विधि की, और थर्ड स्टेप के अंदर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर मैथमेटिकल रिलेशन यानी गणित के विशेषण पर। ओके, 3 स्टेप के अंदर हम ये डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे और हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करना। क्या करना, रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करना, और हमें रिपल फैक्टर क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। ओके, तो पहले स्टेप की बात करें बनावट की, तो ये स्ट्रक्चरल जो है, अब इसका नाम पाई सेक्शन को पढ़ा, पाई अनुभाग क्यों पढ़ा। अब देखिए इस फिगर के अंदर हमारे पास एक कोयल दी गई है, एल वाली कोयल, प्रेरकत्व जो है वो श्रेणी क्रम के अंदर यानी सीरीज के अंदर है, यानी जो मेरे पास कोयल है वो क्या है, वो सीरीज के अंदर है। ओके, और जो मेरे पास जो संधारित्र हैं, उच्च धारिता वाले मेरे पास क्या है, यहाँ पर C1 व C2 कैपेसिटर हैं। उच्च धारिता वाले क्या है, मेरे पास कैपेसिटर हैं, और साथ ही हमारे पास लोड प्रतिरोध लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास उच्च धारिता वाले C1 व C2 जो कि समांतर क्रम के अंदर हैं, किसके अंदर हैं, पैरेलल हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास प्रेरकत्व है, कोयल है, वो क्या लगी हुई है, सीरीज के अंदर हमारे पास लगी होती है। ओके, दृष्टिकरण के अंदर। अब यहां पर बात करें कि इसका नाम पाई सेक्शन को पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाई सेक्शन को पढ़ा। जब भी आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है तो यहां पर वाई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नाम पाई सेक्शन क्यों हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो पाई सेक्शन इसलिए है क्योंकि जो इसकी बनावट है, देखिए आप, यदि मैं यहाँ इस लाइन को रिमूव करूंगा तो ये यहाँ पाई की शेप क्या होती है, इस तरीके से। पाई की शेप क्या होती है, इस तरीके से, यानी ये यहाँ पर जो सिरा है, ये जो पार्ट्स हैं हमारे पास, ये स्ट्रक्चर जो है ये पाई शेप की तरह है, इसलिए इसको पाई सेक्शन फिल्टर कहा गया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। आप जब भी प्रैक्टिकल दीजिएगा तो वहाँ वाईवे के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई सेक्शन को पढ़ा इसका नाम। ओके, तो हाई कैपेसिटर यानी उच्च धारिता वाले कैपेसिटर को हमने लगाना है। तो ये इस स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, क्रिया विधि की। अब यहाँ पर वर्किंग किस तरीके से होगी, क्रिया विधि किस तरीके से होगी। ओके, तो देखिए अब हमारे पास एक क्या दिया गया है, फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें D1 D2 कोयल लगी हुई है और क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगे हैं C1 C2। अब होगा क्या, अब जब AC स्रोत होगा, जो AC सोर्स होगा वो क्या होगा, फ्लो के अंदर होगा। यदि AC सोर्स क्या होगा, फ्लो के अंदर होगा, यानी जो दिष्टकरण है, पहले समझिएगा, जो दिष्टकारी है वो क्या होता है, AC व DC का कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है। ओके, अब AC की बात करूं, अब AC जो होगा वो फ्लो के अंदर होगा। जब फ्लो के अंदर होगा तो जब AC सोर्स यहां से गुजरेगा तो क्या होगा, C1 कैपेसिटर की वजह से, अब देखिए C1 कैपेसिटर की वजह से क्या होगा, यानी AC घटकों के लिए जो C1 जो होगा, जो C1 क्या है, भू संपर्कित है, यानी हमारे पास क्या है, ग्राउंड के अंदर है। C1 को क्या किया हमने, ग्राउंड किया है। AC जो होगा वो C1 के कारण भू संपर्कित होने के कारण जो हमारे पास XL जो होगा वो 0 प्राप्त होगा। ओके, और हमारे पास कोयल लगी हुई है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है।
ओके। और साथ में जो हमारे पास AC घटक मिलेंगे, जब AC घटक मिलेगा, पहले वाले के अंदर क्या हुआ, पहली जो कैपेसिटर के अंदर क्या हुआ, हमारे पास भू संपर्क होगा और थोड़ी बहुत जो धारा होगी वो इसके अंदर चली जाएगी। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धारा जो है वो संग्रहित कर ली, इसने इकट्ठी कर ली। कैपेसिटर का मतलब है धारा को इकट्ठा करना। अब C1 ने इकट्ठा कर लिया, फिर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, AC घटक उत्पन्न हुआ, और C2 ने फिर क्या किया, C2 लगे होने के कारण, यानी दो कैपेसिटर लगे होने के कारण C2 जो होगा वो फिर क्या करेगा, धारा को संग्रहित कर देगा, इकट्ठा कर लेगा। अब दो बार क्या हुआ, धारा के जो घटक थे दो बार कैपेसिटर के कारण संग्रहित हो गए, और हमारे पास जो होगा वो लोड प्रतिरोध लगा हुआ, जिससे हमारे पास धारा प्राप्त होती है। और यहां से जो प्राप्त धारा होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ओके। और यहां से क्या होगा, जो दृष्टकरण होगा, यानी जो दृष्ट धारा होगी हमारे पास, वो क्या होगी, रिपल फैक्टर के रूप में, जो रिपल फैक्टर होगा वहां पर हमें मिनिमम प्राप्त होगा, यानी रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम प्राप्त होगी। ओके। तो दो कैपेसिटर लगे होने की वजह से जो धारा है, जो उत्पन्न होने वाली जो धारा है वो संग्रहित होने शुरू हो जाएगी। यानी पहले एक कैपेसिटर लगा होता था तो हमारे पास मान लीजिए पहले 5 नंबर आते थे, अब 5 नंबर, इसका मतलब है नंबर को इकट्ठा करना। ओके। अब दो कैपेसिटर लगे होने की वजह से ये 5 में से कुछ ना कुछ एफिशिएंसी तो उठाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो लेगा। मान लीजिए 5 में से यहाँ रह गया 3, तो हमें 3 वाली मिनिमम क्वांटिटी मिल जाएगी। ओके। तो ये वर्किंग रहती है इसके अंदर। अब मैथमेटिकल रिलेशन पर देखिए आप, मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा इसका, गणितीय। अब हमें कैलकुलेट करना है रिपल फैक्टर। क्या कैलकुलेट करना है, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए EDC की बात करूं, EDC जो होगा वो EM होगा, EM 2EM अपॉन RL प्लस RC, 2EM अपॉन RL प्लस RC, या अपन ये कह दें कि EDC जो है वो हमारे पास EM प्लस EM माइनस क्या होगा, EM माइनस 2EMT अपॉन R1, यानी 2R1 C1। कहाँ से आया ये, C1 के, यानी जो हमारे पास संधारित्र लगा है, संधारित्र C1 से गुजरने पर, यानी AC वोल्टेज जो है, वोल्टेज संधारित्र C1 से जो पासिंग गुजरने पर क्या हमारे पास दृष्ट वोल्ट था। ओके, DC वोल्टेज, तो ये हमारे पास प्राप्त हुई। अब देखिए यदि मैं इसको क्या करूं, पीक वोल्टेज निकालनी है मुझे, पीक क्या निकालनी है, वोल्टेज, यानी मुझे पीक वैल्यू निकालनी है। तो पीक वैल्यू क्या होगी, AC सोर्स की पीक वैल्यू होती है, तो पीक वैल्यू के लिए EM जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, यानी ये वाला पार्ट जो होगा वो बड़ा होगा। यानी हम कह सकें कि EM मैक्सिमम की वैल्यू 0, और यहाँ पर मेरे पास क्या प्राप्त होगा, EMT 2R1 C1। ओके, समीकरण नंबर हमारे पास 2 प्राप्त हुई। ओके, तो पीक वैल्यू ऑफ रिपल वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ रिपल वोल्टेज। ओके, तो ये मेरे पास क्या प्राप्त हुई, पीक वैल्यू। अब बात करें अपन, अब वो कह रहे हैं कि C1 के अंदर वोल्टेज गुजरेगी, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था। अब EDC निकालना है जब टाइम कितना हो, T/2 पर। यदि T/2 हो तो EM क्या आ जाएगा, T/2 2R1 C1। ओके, और यहाँ से फिर पीक वैल्यू निकाले अपन, EDC निकालें, तो EDC क्या है, R1 C1 जो है वो बड़ा है T/2 से, तो EDC क्या आ जाएगा हमारे पास, EM। ओके, EDC क्या आ जाएगा हमारे पास, EM, यानी ये बराबर बड़ा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, EM आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब C1 से गुजरने वाली AC सोर्स, पहले DC सोर्स था, अब क्या करेंगे, C1 पर AC सोर्स अब आ रहा है, तो AC सोर्स पर आने के लिए क्या करेंगे, यहां पर EAC पीक, यानी मेरे पास क्या पीक वोल्टेज है, EAC पीक अपॉन के अंदर पाई, और यहां पर साइन 2ωt, यानी मेरे पास कौन सी वेव है, साइन 2ωt। ओके, तो ये फोरियर सीरीज से हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला प्राप्त होता है। फोरियर सीरीज की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आने वाले जो क्लासेस के अंदर, हम हायर एजुकेशन के अंदर MSc के अंदर ये वाला फोरियर सीरीज आता है, हम वहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। परंतु आप यहाँ पर इसको देखिएगा, EAC जो है वो EAC पीक साइन 2ωt अपॉन पाई के इक्वल हमारे पास प्राप्त होता है। ओके,
और ई एस सी की वैल्यू हमारे पास है। ई एस सी की वैल्यू कितनी है, रखिए आप ई एस सी की वैल्यू। ई एस सी पी की वैल्यू कितनी है 2m ई एम टी 2r1c1 अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी। ओके, तो ये हमारे पास आ गई ई एस सी की वैल्यू। ओके, ई एस सी की क्या आ गई हमारे पास वैल्यू, और टी क्या है हमारे, और यहाँ पर टी की वैल्यू रखेंगे। टी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये क्या आ गया ई एस सी ई एम 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर 2r1c1 अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ई डी सी ई एम 2 पाई ओमेगा इंटू पाई 2r1c1 साइन 2 ओमेगा टी। ओके, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से क्या आ जाएगा ई एम, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास ई एम, और यहाँ पर पाई की वैल्यू है वो कैंसिल होगी क्योंकि पाई ऊपर जाएगा, 2 पाई ऊपर जाएगा, और यहाँ पर ओके दोबारा देखिए आप ई एम 2 पाई ओमेगा। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 2r1 यानी 2r1c1। ओके, 2 पाई अपॉन ओमेगा 2r1c1, और यहाँ से पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, यानी पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 ई एम ओमेगा 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो क्या आ जाएगा ई एम ओमेगा r1c1 साइन 2 ओमेगा टी। ओके, तो ये मेरा क्या आ गया ई डी सी आ गया। क्या आ गया मेरे पास, ई डी सी की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई। अब हमें क्या निकालना है, एल सेक्शन के कारण, यानी मेरे पास एल के कारण, एल सेक्शन के कारण हमें रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करना है। तो रिपल फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए आई ए सी, आई डैश ए सी। आई डैश ए सी के लिए क्या आएगा, आई डैश ए सी के लिए, तो सबसे पहले आई डैश ए सी कैलकुलेट करने के लिए ई ए सी अपॉन क्या आएगा ई ए सी, और एक्सएल माइनस एक्स सी, क्योंकि मेरे पास कोयल है और क्या है प्रतिरोध। अब देखिए एक्सएल माइनस एक्स सी कैलकुलेट करना है, तो एक्सएल जो है वो बड़ा है एक्स सी, यानी एक्सएल जो है बड़ा है एक्स सी, यहाँ पर 2 लगाएंगे क्योंकि दोनों से। ओके, तो यहाँ पर एक्स सी जो है वो क्या हो जाएगा 0, और ई ए सी अपॉन एक्सएल, तो क्या आएगा आई डैश ए सी। क्या आ जाएगा मेरे पास आई डैश ए सी। ओके, तो ई ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ई ए सी है ई एम ओमेगा r1c1 साइन 2 ओमेगा टी अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास एक्सएल। ओके, आई डैश ए सी, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, एक्सएल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी 2 ओमेगा एल, एक्सएल की वैल्यू 2 ओमेगा एल। ओके, तो ई एम ओमेगा इंटू r1c1, और यहाँ पर 2 ओमेगा एल साइन 2 ओमेगा टी। ओके, तो कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा एल नीचे आएगा क्योंकि 1/2 ओमेगा एल है। कैलकुलेट करने पर क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर आई डैश ए सी ई एम 2 ओमेगा ओमेगा स्केयर r1 ओके c1 r1 c1 और l1 r1 c और l। ओके, क्या आ गया मेरे पास r1 c और l। ओके, या आर एल लिख दीजिए आप, आर लोड प्रतिरोध है हमारा, यहाँ पर आर एल है, आर वन नहीं है, आर लोड प्रतिरोध है, तो थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा। ओके, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यूज़, यहाँ आर एल है, ये आ गया मेरे पास एल साइन 2 ओमेगा टी। और हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, आई आर एम एस वैल्यू। क्या कैलकुलेट करनी है, आई आर एम एस वैल्यू। तो आई आर एम एस वैल्यू क्या आएगी, आई डैश आई आर एम एस क्या होता है, आई डैश ए सी की स्क्वायर। ओके, तो क्या आएगा ई एम 2 ओमेगा स्क्वायर आर एल सी 1, और यहाँ एल रूट के अंदर साइन 2 ओमेगा टी। ओके, तो आई डैश आर एम एस, आई डैश आर एम एस क्या आ जाएगा, ई एम बाहर ओमेगा आर एल, और यहाँ सी 1, और यहाँ क्या आ जाएगा एल अपॉन के अंदर 1/t 0 से t साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ओके, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यूज़।
ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यूज़। तो ये ओमेगा स्केयर है, यहाँ देखिए ओमेगा स्केयर की वैल्यूज़ आ जाएगी 2 का 2 S3 बार। अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी हमने पहले लेक्चर में किया था 1/√2। तो EM कितना आ गया मेरे पास 2 ओमेगा स्केयर RL L C1 और यहाँ 1/√2। तो आप कारण दे दीजिएगा यहाँ पर 0 से T 1/T साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/√π। ओके, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो I डैश RMS मेरे पास आ गया 2√2, क्या आ गया मेरे पास 2√2 EM 2√2 ओमेगा स्केयर L1 और ओमेगा स्केयर L और C1, R1 है, RL है, C1 और L, और यहाँ पर मेरे पास आ गया ये वैल्यूज़। ओके, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यूज़। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है रिपल फैक्टर। क्या करना है, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, रिपल फैक्टर R के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E डैश, यानी रिपल फैक्टर करने के लिए E डैश RMS अपॉन E DC, E डैश RMS अपॉन E DC होता है। ओके, तो यहाँ से I डैश RMS निकाला है, तो E डैश RMS क्या आएगा, I डैश RMS इंटू XC2, क्या आ जाएगा XC2, यानी सेकंड वाला संधारित्र। ओके, तो I डैश RMS कितना, EM 2√2 ओमेगा स्केयर RL C1 और L इंटू XC2 कितना आएगा, XC2 1/2C2 ओमेगा 2C2, यानी पहले वन का क्या आएगा 2 ओमेगा C1 और C2 क्या आएगा 2 ओमेगा C2। ओके, तो यहाँ पर रखी वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, EM 2 × 2 4√2 ओमेगा स्केयर RL C1 C2 L। ओके, तो क्या आ गया E डैश RMS। और हमें रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है, क्या होगा रिपल फैक्टर का फॉर्मूला, E डैश RMS अपॉन EDC। और EDC कितना था, EDC हमने कैलकुलेट किया था, EDC था EM, कितना था EM, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, EM अपॉन 4√2 ओमेगा स्केयर RL C1 C2 L इंटू 1/EM। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4√2 ओमेगा स्केयर RL C1 C2 L। तो ये मेरे पास आ गया रिपल फैक्टर, क्या आ गया, रिपल फैक्टर आ गया। ओके, और यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो रिपल फैक्टर की वैल्यू आएगी 0.177 ओमेगा स्केयर C1 C2 L RL। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यूज़, ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, और ये रिपल फैक्टर जो होगा वो क्या होगा मेरे पास मिनिमम प्राप्त होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, हमने वही स्टेप करने हैं, कहाँ तक पहुँचनी गाड़ी हमारी, रिपल फैक्टर तक पहुँचानी है, रिपल फैक्टर तक पहुँचानी है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इक्वेशन EDC निकालना है। ओके, वही ERMS I डैश RMS, और यहाँ पर हमारे पास ध्यान रहे 2 कैपेसिटर हैं C1 और C2, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा XC1 और XC2, क्या आ जाएगा 2 ओमेगा C1 और यहाँ 2 ओमेगा C2। बस इसका ध्यान रखना है आपको, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, रिपल फैक्टर की ओर मूव करेगा। तो हमने ये आप पिछले लेक्चर्स और इस लेक्चर के को मिलाकर हमने फिल्टर को कंप्लीट किया है। और फिल्टर किस काम के आता है, उर्मिका गुणांक यानी रिपल फैक्टर को कम करने के लिए क्या किया जाता है, फिल्टर का उपयोग किया जाता है, फिल्टर को बनाया जाता है। तो 4 फिल्टर पढ़े थे, शंट कैपेसिटर, फिर हमने पढ़ा इंडक्टर वाला, थर्ड क्या था हमारे पास LC, और ये हमारे पास पाई फिल्टर। पाई फिल्टर के अंदर ध्यान रखिएगा 2 कैपेसिटर जो होंगे वो सीरीज पैरेलल होंगे, और जो हमारे पास कोयल होगी वो क्या होगी, सीरीज के अंदर होगी। ओके, तो यहाँ तक हमने फिल्टर को कंप्लीट किया है। आने वाले लेक्चर से हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ओके, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दी गई होगी, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर संपूर्ण जो सिलेबस से अकॉर्डिंग जो स्टडी मटेरियल है आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।